है विकसित होते भारत में उद्योगों को नई गति। विकसित होते भारत में उद्योगों को नई गति, ये आज हमारा विशेष का विषय है। विकसित होते भारत में उद्योगों को नई गति, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर सर, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर साहब, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो भव्य भारत कैसे इस योजना का आकलन करेंगे आप? क्या असर होने जा रहा है, क्या बदलने जा रहा है? यानी कि जो हमारा स्वप्न है, या ये कहें कि जो रोड मैप है, क्या है वो? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और हम एक मिशन के तहत इसके ऊपर काम। इस मिशन का लक्ष्य है 2035 तक 25% योगदान हमारे औद्योगिक क्षेत्र का होना चाहिए, और आज की तारीख में वो 17% है। और साथ में इस तरह की स्कीम कि मैन्युफैक्चरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लस्टर्स देश के हर क्षेत्र में, और खास करके उन क्षेत्र में जो कि जहां विकास की दर थोड़ी धीमी है, वहां पर विकसित करने का, वहां पर एक इस तरह के पार्क को स्थापित करने को का लक्ष्य लेकर ये 100 इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम आज उसकी गाइडलाइन सरकार ने लॉन्च की है, और उसके तहत एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट से हमने इनवाइट की है। अब इस तरह के जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्लग एंड प्ले। आइए और उत्पादन शुरू कीजिए। इसका मतलब जितनी भी उत्पादन को शुरू करने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, रोड्स की हो, या दूसरे सीवेज की फैसिलिटीज हैं, और उससे बड़ी बात इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ एक सिंगल विंडो स्कीम के तहत अप्रूवल का पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा इस स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिससे कि औद्योगिक इकाई जो अपनी यहाँ शुरू करना चाहता है उसको कोई परेशानी ना हो। और इस तरह की योजना से न केवल नई औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर स्थापित होंगी देश के कोने कोने में, अपितु बल्कि एमएसएमई सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर और जितने भी हमारे सर्विस लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं उनको भी बढ़ावा देगा, और इसमें हजारों रोजगार की संभावनाएं पैदा होने वाली है। जी 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 जी। शिशिर सिन्हा जी, ये जो इस योजना को, भव्य योजना को, अगर भारत के आर्थिक या औद्योगिक इतिहास में कितना बड़ा बदलाव आप मानते हैं, कितना बड़ा बदलावकारी कदम मानते हैं? क्योंकि कहीं मैं अभी देख रहा था, कुछ लोग तो उसको कहते हैं कि जो आर्थिक उदारीकरण का दौर था, जिस तरह से बदला था, ये उतना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको, और क्यों? सर, एक बार अपना एपरेटस चेक कर ले। आवाज आप तक, मेरी आवाज जी आ रही जी, है? आ रही, जी जी। देखिए, जब हम योजना के खाका पे जाते हैं तो एक बड़ी खास बात सामने आती है, उसको हम लोग कहते हैं चैलेंज मोड। अब इसमें जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उनमें योजना में भागीदारी चैलेंज मोड में करेंगे। चैलेंज मोड अपने दर्शकों के लिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी कि वो इनमें से कितने ज्यादा पार्क अपने यहाँ कर सकते हैं। अब अगर पार्क का क्षेत्रफल देखिए, लगभग 100 एकड़ से लेकर के 1000 एकड़ तक की बात है, जिसमें प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी देने की बात है। होता क्या है, देखिए, एक कोई भी उद्योग जब हमारे देश में आता है, कोई भी निवेश करना चाहता है, घरेलू है चाहे विदेशी है, केंद्र के स्तर पर अगर बहुत सारी मदद मिल जाती है, राज्य के स्तर पर उन्हें कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है, और उसमें से एक मुद्दा ये भी होता है जमीन का। अब आपके पास प्लग एंड प्ले है, यानी कि आपके पास एक बुनियादी सुविधा तैयार है, आप जाइए मशीन से काम अपना शुरू करिए। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो निर्माण क्षेत्र होगा, जो परियोजना क्षेत्र है, वहां से बाजार और कच्चे माल तक का जो रास्ता है वो भी तैयार किया जाएगा, यानी कि बाहर का भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के कई देशों में प्लग एंड प्ले का जो सिस्टम है वो काफी उपयोगी रहा है, खासतौर पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। और आज जब उनकी हिस्सेदारी 40%, 45% हम देख रहे हैं, हम निर्यात में देख रहे हैं कि लगभग 45-46% वो योगदान कर रहे हैं, इनको बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इससे आपके पास रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है
जब हम विनिर्माण की भागीदारी अर्थव्यवस्था में 25% तक ले जाने की बात कर रहे हैं, उसमें ये एक अहम दिशा, अहम योगदान जो है वो कर सकते। जी जी जी। अगर इसको डॉक्टर अनिल कुमार, जब हम बात करते हैं कि ये प्लग एंड प्ले मॉडल, उसके साथ ही साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सिंगल विंडो सिस्टम, क्या असर होगा इसको, कैसे, क्योंकि क्या अभी तक लगता है कि ये सारी चीज़ें बॉटलनेक्स थी जिनको क्लियर किया जा रहा है, और अब जो योजना है, ख़ासतौर पर जो मंजूरी वाली व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो सकेंगी, बहुत स्मूथ होंगी, कैसे इसको समझें? देखिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जी। अगर बिजनेस करने में आपको ईज है, सुविधा है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, आपको गलत अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, तो सोचिए कि इन्वेस्टर्स कितने यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे कि चलो हम तो यहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते ही यहाँ पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। सिंगल विंडो तहत के स्कीम के अंदर एक ही जगह से सभी जितनी भी अप्रूवल्स है वो मिल जाएंगी, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज पूरी यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब आपको कहीं कुछ नहीं जाना। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इस स्कीम के अंदर 25% पैसा एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होने वाला है। एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपने एक क्षेत्र में एक पूरा का पूरा पार्क बना दिया, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी दूसरे क्षेत्रों से, राज्यों से, मेन रोड से, रेलवे लाइन से, उनसे भी होनी चाहिए। तो इस स्कीम में इसका प्रावधान है कि साथ साथ एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो और बिजनेस चलाने के लिए, औद्योगिक इकाई चलाने के लिए और क्या चाहिए? अप्रूवल्स यहाँ पर है, वर्कर्स की हाउसिंग फैसिलिटीज यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी, द स्किल के केंद्र यहाँ पर स्थापित होंगे, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, हाई नेट इंटरनेट, सब इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल आने वाली, और अपितु इससे काफी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे कि हमें अपना पैसा इन क्षेत्रों में लगाना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी उत्पादन शुरू कर सकें और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम आए, और हम इसको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ साथ अपने जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसके साथ भी सुगमता से जुड़ सके। जी जी जी। शिशिर सिन्हा जी, जब वैश्विक कंपनियां आज के दौर में चाइना +1 की बात करती है, ऐसे समय में ये हमारा जो पूरा मॉडल है 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, हम वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम भागीदार बनने की बात कर रहे हैं, क्या ये उस ओर ले जाता हुआ दिखता आपको? निश्चित तौर पर देखिए, आज के दिन में हमारी जो हिस्सेदारी अगर वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में देखें वो 3% के करीब है, जबकि अगर हम चीन की बात करें तो वो हमसे कई गुना ज्यादा है, या बाकी दुनिया के दूसरे देशों की भी बात करें जो प्रमुख देश है उनके मुकाबले हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। आज के समय में जरूरत है कि आपूर्ति व्यवस्था में हम अपनी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाएं। आप यदि निवेश के लिए समुचित माहौल देते हैं, केवल ये कहना कि हमारे यहाँ निवेश आना चाहिए पर्याप्त नहीं होता, निवेश के लिए माहौल देना है। और जैसा अभी हम लोग खास तौर पे इस पे चर्चा कर रहे थे कि कच्चे माल को वहां पहुंचाने और कच्चे तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने, ये व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। खास तौर पे अगर पीएम गति शक्ति की अगर आप देखें, पीएम गति शक्ति ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो आपका बाजार है वो आपके करीब आ जाए, बाजार तक आपको पहुंचने में आसानी हो और कच्चा माल लाने में आसानी हो। तो आपके पास मंजूरी है, आपके पास जमीन है, आपके पास बुनियादी सुविधाएं हैं, बाजार जाने का रास्ता है, कच्चा माल लाने का रास्ता है। एक उद्योग को इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर ये व्यवस्था मिल जाती है तो आप न केवल घरेलू बाजार बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भी जो है आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। और हमें लगता है कि आज के समय में जब निर्यात को बढ़ावा देने की, प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की योजनाएं काफी हद तक उसमें जो है वो मददगार होंगी। जी। डॉक्टर अनिल कुमार, जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, जिसकी बात अभी चैलेंज मोड की बात शिशिर सिन्हा ने की थी, किस तरह से आपको लगता है कि ये एक भारत पे प्रतिस्पर्धी संघवाद के नए दौर की शुरुआत हो सकती है, अगर चीज़ें सब कुछ स्ट्रीमलाइन रही, ठीक से चली तो? देखिए, पहले क्या होता था कि सरकारी योजनाएं शुरू होती थी
और उसके अंदर पैसे का काफी मिसयूज भी होता था। आपने कुछ फैसिलिटीज क्रिएट की और वो ढंग से बन नहीं पाई, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो पूरा का पूरा जो राशि खराब हो जाती थी। इसमें जो स्टेट्स, जो राज्य अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छी सुविधाओं में बिजली, पानी और जमीन अगर वो मुहैया करा सकते हैं, तो उन राज्यों को ही, क्योंकि ये जो स्कीम है ये राज्य और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ मिलके बनाई हुई है। जो हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, लेकिन उस पब्लिक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी राशि मुहैया करा रही है और साथ में राज्य सरकारों का भी ये दायित्व है कि जो इस तरह की मूलभूत सब सुविधाएं हैं, इस राशि के साथ साथ वो अपनी तरफ से भी उसमें कुछ फंड और कुछ इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएं। ऐसे ही अगर वो स्कीम बनाएंगे तो उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज माननीय वाणिज्य मंत्री ने इसको साफ कर दिया कि इसमें प्रतिस्पर्धा के लिए, जैसे अभी शिशिर जी कह रहे थे, एक चैलेंज मोड पर कि एप्लीकेशंस ज्यादा आने की उम्मीद है। जो राज्य बेहतर प्रोजेक्ट्स और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की स्थिति में है, उनको इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए धनराशि मुहैया कराई जाएगी। जी 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 शिशिर सिन्हा जी, आपने चैलेंज मोड की बात की, तो चलते चलते एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस भी आपको नज़र आ रहे हैं, चुनौतियां क्या प्रमुख हो सकती हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर सपना बड़ा है और रोड मैप भी इसका ठीक दिखता है, लेकिन कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक चुनौती जो बड़ी नजर आ रही है वो है जमीन अधिग्रहण का। ये मुद्दा हमेशा से एक परेशानी पैदा करता रहा है औद्योगिक विस्तार में, उन बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में। लेकिन इसका समाधान ये है कि राज्य सरकारें जब इसमें खुल करके भागीदारी करेंगी तो वहां पर जमीन का अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और एक और बात, छोटी सी बात जोड़ दूं कि अभी सरकार ने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है कि किस तरीके से जो अतिरिक्त जमीन है केंद्र के पास या राज्य के पास, वो किस तरीके से निजी या राज्य को या केंद्र सरकार को दी जा सकती है, यानी कि आपस में हस्तांतरण की व्यवस्था क्या होगी, उसके लिए भी कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं। तो ये दोनों जोड़ लीजिए तो जो बड़ी चुनौती जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं जमीन को लेकर के, उस पर हमें समाधान उसका पाने में मदद मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर अनिल कुमार और शिशिर सिन्हा जी, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने